आज फिर इतना सारा तेल मसाला। अरे सब्जी में पानी कम तेल ज्यादा, इतने तेल में तो मैं घर का 3 टाइम का खाना बना लूंगी। बहू तू बहुत बर्बादी करती है पैसों की और चीजों की। माँ जी आपको तो पता है ना कि मुझे ज्यादा तेल मसाले वाली सब्जी खाना पसंद है। लेकिन कोमल माँ सही कह रही है, खाने में जरूर से ज्यादा तेल है। अगर इस खाने को हम ऐसे ही खाते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा पूरा परिवार हॉस्पिटल में एडमिट हो। बस रहने दे बेटा, बस अब बहुत हो गया। अब देखना मैं अपने छोटे बेटे की शादी एक ऐसे गरीब घर की लड़की से करूंगी जिनको पैसों की बचत करना बहुत अच्छे तरीके से आता हो। अब 2 से 4 दिन के अंदर गायत्री अपने छोटे बेटे हेमंत का रिश्ता लेकर एक गरीब परिवार के घर पहुंचती है। माँ, लड़के वालों ने चाय कैसी बनाई है? लगता है चाय में तो दूध डाला ही नहीं है, पूरी पानी वाली चाय लग रही है ये तो। अरे चुप कर तू, तुझे क्या पता कि 2 पैसे कैसे बचाए जाते हैं। अरे ऐसे ही बचत करने वाली बहू तो मुझे चाहिए। क्या हुआ, कोई बात है क्या? अरे नहीं मालती, वो बस मेरा बेटा कह रहा है कि उसे आपकी लड़की बहुत पसंद है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब कुछ ही दिनों में गायत्री अपने बेटे हेमंत की शादी खुशी नाम की एक गरीब परिवार की लड़की से करवा देती है। खुशी अपने ससुराल गृह प्रवेश करके अंदर आती है। अब अगले दिन सुबह खुशी अपनी पहली रसोई में सभी के लिए कम तेल में सब्जियां और रोटी बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह बहू, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। और तेल मसाले नमक भी बहुत हिसाब से डाला है। अरे अच्छा कैसे नहीं बनेगा खाना, आखिर बहू किसने पसंद की है। कुछ देर बाद सभी लोग अपना खाना खत्म करते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेठ और देवर भी अपने काम पर चले जाते हैं और मंकू भी अपने स्कूल चला जाता है। अब कुछ देर बाद गायत्री रसोई में आती है जहां कोमल कुछ कटी हुई हरी सब्जियों को डस्टबिन में फेंकने जा रही होती है। अरे रे कोमल, ये क्या कर रही हो? इन हरी सब्जियों को ऐसे डस्टबिन में क्यों फेंक रही हो? अरे माँ जी, इन सब्जियों को लाए हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, इसलिए फेंक रही हूँ। आज बाजार है ना, जाकर फ्रेश सब्जियाँ लेकर आऊंगी। अरे जब सब्जियां बनाने ही नहीं आती तो इतनी सब्जियां खरीदती ही क्यों हो? तुझे पता भी है बाजार में कितनी महंगी सब्जियां आती हैं, और तू इस तरह इतनी महंगी महंगी सब्जियों पर पैसा खर्च करने के बाद भी तू इन्हें बनाने की बजाय फेंक रही है। तभी खुशी कोमल और अपने सास की आवाज सुनकर रसोई में पहुंचती है जहां खुशी ये सुनकर कहती है, लाइए जेठानी जी, अगर आपको ये सब्जियां नहीं बनानी है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं बना लूंगी। ये सब्जियां इतनी भी खराब नहीं है। हाँ खुशी बहू, इन सब्जियों को तू ही लेकर बना ले, इसे क्या पता कि 2 पैसों की बचत कैसे की जाती है। अब खुशी सारी सब्जियों को लेकर दोबारा से फ्रिज में रखती है और शाम को उन्हीं सब्जियों को कट करके रसोई में बना रही होती है। क्या है देवरानी जी, आप कुछ ज्यादा ही बचत की मूर्त नहीं हो जो हर बार माँ जी के आगे मेरी बेइज्जती करवाती रहती हो? नहीं नहीं जेठानी जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चुप करो, तुम जैसी गरीब औरतों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। 2 पैसे बचाने के चक्कर में तुम किसी भी लेवल पर जा सकती हो। कोमल अपनी देवरानी खुशी को भला बुरा सुनाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कोमल वहीं 1 हफ्ते पुरानी सब्जियों को बनाकर लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। छोटी चाची, आपने तो सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, और ये तो तीखी भी नहीं है, कितना कम मसाला है इसमें। चुप करो मंकू, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे टेस्टी खाना नहीं बनाती जो तुम अपनी चाची का खाना खाकर इतना खुश हो रहे हो? बच्चे पर क्यों गुस्सा उतार रही हो कोमल बहू? देखो खुशी ने कैसे 2 पैसे की बचत करके उन्हीं 1 हफ्ते पुरानी सब्जियों को इतना स्वादिष्ट बना लिया और कितना कम तेल मसाले का इस्तेमाल किया। कोमल अपने कमरे में आकर, पता नहीं कैसे सासू माँ को वो कम तेल मसाले वाली इतनी पुरानी सब्जी खाने में इतनी स्वादिष्ट लग रही है। इन सब्जी को खाने से अच्छा है कि मैं बाहर से अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर कर लूं। अब 20 मिनट के अंदर जोमेटो वाला खाना लेकर पहुंच जाता है। लाइए भैया, मेरा खाना दीजिए और ये लीजिए अपने पैसे। अब जोमेटो से मंगाए हुए खाने को कोमल अपने कमरे में बैठकर बहुत ही स्वाद लेकर खा रही थी। अब जहां खुशी 2 पैसों को बचाकर कम तेल मसाले में सीजन की सस्ती सब्जियां लाकर बनाया करती, वहीं दूसरी तरफ कोमल आए दिन जोमेटो स्विगी से महंगे महंगे खाने ऑर्डर करके खाती रहती और पैसों को पानी की तरह बहाती रहती। तभी एक दिन, सुनिए दीपक जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे पास पैसे खर्च हो गए हैं। ये क्या कह रही हो कोमल? मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें 15,000 रुपए दिए थे, सारे पैसे कहाँ गए? और अभी तो मंकू की स्कूल की एग्जाम फीस भी देनी है। अरे तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं क्या कोई फिजूल खर्च करती हूँ क्या? कोमल, बात फिजूल खर्च करने की नहीं है। अभी मेरी सैलरी का कुछ पता नहीं और तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब अपनी जेठ और जेठानी की लड़ाई सुनकर खुशी अपने बचत किए हुए पैसों में से पूरे 5,000 निकाल कर अपने जेठ के हाथों में देते हुए कहती है, ये लीजिए,
आप ये पैसे रखें और इससे मंकू की एग्जाम भर दीजिए ताकि वह सही समय पर अपनी परीक्षा दे पाए। देख बहू, इसीलिए कहती हूँ कि 2 पैसे को बचा के रख, 2 पैसों की बचत कर, लेकिन नहीं, मेरी बात तो इससे सुई की तरह चुभती है। अब खुशी अपने बचाए हुए पैसे अपनी जेठानी को देती है जिससे उसका बेटा एग्जाम दे पाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कोमल अपने पैसों की फिजूल खर्च करने की आदत से बाज नहीं आती है। तभी एक रोज कोमल खुद से बातें करते हुए अपने सास के कमरे की तरफ आ रही होती है। अरे यार, मेरे तो सारे पैसे खर्च हो गए और अब दीपक जी भी मुझे पैसे नहीं देते। बाहर का खाना खाए, शॉपिंग किए हुए बहुत दिन हो गए, क्या करूं? कोमल खुद से बातें करते करते अपनी सास के कमरे में घुस जाती है, जहां वो देखती है कि गायत्री ढेर सारे पैसों को अपनी अलमारी में रख रही है। अच्छा, तो यहाँ रखती है माँ जी अपने सारे पैसे। हे भगवान, तो इतनी जल्दी मेरी मदद कर देगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब जहां खुशी 2 पैसों की बचत करके कम तेल मसाले में खाना बनाती, सस्ते कपड़ों को पहनती, वहीं दूसरी तरफ कोमल आए दिन पैसों को खर्च करने में इतनी मशगूल हो गई कि वो चोरी करने पर भी उतर आई थी। अब वो आए दिन अपने सासू माँ की अलमारी से पैसे निकालती और बाहर से महंगे महंगे खाने मंगा कर खाती, तो कभी महंगी महंगी कपड़ों की शॉपिंग करती। सभी कपड़ों को छुपा देती हूँ, नहीं तो घर वालों ने देख लिया तो फिर से मुझे पैसे खर्च करने के ऊपर बहुत सारा ज्ञान देने लगेंगे। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं, लेकिन कोमल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। तभी एक रात सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मंकू सीढ़ियों से भागकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आ रहा होता है कि तभी उसका एक पैर मुड़ता है और वो सिर के बल गिरता है, जिसके कारण उसके सिर से अधिक खून निकलकर बहने लगता है। सभी लोग घबराकर मंकू को अस्पताल लेकर जाते हैं। बच्चे की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वो होश में ही नहीं आ रहा, शरीर में खून की कमी हो गई है। जल्द से जल्द 1 लाख रुपए का आप इंतजाम करिए और अस्पताल में जमा कर दीजिएगा। हे भगवान, मैं इतने सारे पैसे एकदम से कहां से लेकर आऊं? मेरी तो अभी तक सैलरी भी नहीं आई है। कोमल, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो प्लीज दे दो मुझे। नहीं दीपक, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मैंने सारे पैसे कल ही खर्च कर दिए। लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती, आप प्लीज कुछ करिए ना। तुम लोग चिंता मत करो, काफी समय से मैं अपनी अलमारी में कुछ पैसों को जमा कर रही थी, मैं उन पैसों को लेकर आती हूँ। माफ करिएगा माँ जी, लेकिन आपकी अलमारी में अब 1 भी रुपए नहीं है, क्योंकि मैं आपकी अलमारी के भी सारे पैसे निकाल कर खर्च कर चुकी हूँ। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे पैसों को खर्च करने में इतना भी क्या मगरूर होना कि तू चोरी पर उतर आई। अब घर में 1 भी रुपया नहीं है, अब हम कैसे मंकू की जान बचाएंगे? तभी खुशी अस्पताल में अपने कुछ गहने और कुछ कैश लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, आप लोग परेशान मत होइए, मैं काफी समय से पैसों की बचत कर रही थी, मेरे पास करीबन 70,000 रुपए हैं और ये कुछ गहने हैं, इससे मंकू का इलाज अच्छे से हो जाएगा। अब दीपक अपनी भाभी के दिए हुए पैसों को अस्पताल में जमा करता है और मंकू का इलाज होना शुरू होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर, घबराने वाली बात नहीं है, पेशेंट को होश आ चुका है। देखा बहू, मैं क्यों तुझे कहती थी कि 2 पैसों की बचत कर। अगर आज खुशी ने बचत नहीं की होती तो आज मंकू की जान नहीं बच पाती। हाँ माँ जी, आप सही कह रही है, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं कोई फिजूल खर्च नहीं करूंगी और पैसों की सेविंग करना भी शुरू करूंगी। शादी के जोड़े में दोनों देवरानी जेठानी के साथ पूरा परिवार खड़ा होगा। जहां अमीर देवरानी नेहा के हाथों में ढेर सारे गिफ्ट पैक हैं, तो वहीं पूजा जेठानी के हाथ खाली होंगे। अरे वाह नेहा भाभी, आपको तो बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं और सारे पैक गिफ्ट हैं, पर आज आप बहुत थक गई हैं। आप एक काम कीजिए, बड़ी भाभी की तरह सारा सामान इधर सोफे पर रख दीजिए, कल पूरा परिवार साथ बैठकर आप दोनों के गिफ्ट खोलेंगे। सही कह रही हो तुम, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अच्छा, मेरे सारे गिफ्ट संभाल के रखना। यू नो ना, मैं कितने बड़े घर से आई हूँ, मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार भी काफी रिच हैं, उन्होंने बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए होंगे मुझे। दोनों देवरानी जेठानी अपने सारे गिफ्ट हॉल में सोफे पर रखकर कमरे में जाती हैं और अगले दिन दोनों ही बहुओं की पहली रसोई एक साथ थी, इसलिए वो साथ में मिलकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हैं। बहू, तुम दोनों ने ही खाना बहुत अच्छा बनाया है, ये लो मेरी तरफ से ये छोटा सा उपहार, इसमें तुम दोनों के लिए सोने के कड़े हैं। क्या सोने के कड़े? ये तो बहुत महंगे होंगे पापा जी। तो क्या हुआ बहू, अब तुम इस घर की बहुएं हो और हमारे घर का रिवाज है कि हम अपनी नई बहू को उसकी पहली रसोई में सोने के कड़े ही देते हैं। पर मैं इस ओल्ड फैशन सोने के कड़े का क्या करूं? मैं तो ये सब पहनती ही नहीं हूँ। अगर मुझे आपको कुछ देना भी है तो डिजाइनर ड्रेस या कोई डायमंड सेट दे देते या फिर कोई ब्रेसलेट ही दे देते। बहू, वो तुम्हारे ससुर हैं,
उन्होंने तुम्हें बड़े ही प्यार से वो कड़े दिए हैं, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। मुझे माफ करना पापा जी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस अपनी पसंद बता रही थी आपको। कोई बात नहीं बहू। जहां एक तरफ पूजा अपना तोहफा पाकर बहुत खुश होती है तो वहीं नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने सोने के कड़े लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और जब दोनों बहुएं पूरे परिवार के साथ हॉल में टीवी देखने के लिए बैठती हैं, तभी करिश्मा अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी आप दोनों की शादी के गिफ्ट कल से यहीं पर पड़े हैं, आप दोनों कब खोलोगे ये सारे शादी के गिफ्ट? मुझे देखना है आप दोनों को क्या क्या मिला है। हाँ हाँ भाई, खोलो और दिखाओ। अरे करिश्मा माँ जी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, वैसे भी बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं मुझे। मुझे इसमें अब तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। चलो हम दोनों नंद भाभी साथ में बैठकर सारे गिफ्ट को अनबॉक्स करते हैं। मुझे ज्यादा गिफ्ट नहीं मिले और ना ही मेरे गिफ्ट पैक हैं, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं पहले सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ, जब तक तुम अपने गिफ्ट खोलना शुरू कर दो। इस तरह पूजा चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और नेहा अपनी नंद के साथ बैठकर अपने सारे गिफ्ट को अनबॉक्स करती है। कुछ देर बाद वहां पूजा भी आती है और वो सबको चाय देकर अपने गिफ्ट को लेकर बैठती है। देख रही हो काजल तुम, मुझे कितने महंगे गिफ्ट मिले हैं। ये फ्लावर पॉट, फोटो फ्रेम, डेकोरेशन का सामान, ये लंदन ब्रिज, ये मेरी और तुम्हारे भैया के साथ की कुछ फोटोज, और जेठानी जी आपको क्या क्या मिला है? मुझे तो शादी के गिफ्ट में गैस सिलेंडर, बर्तन, चादर, साड़ी, चूड़ी और ये चांदी की पायल मिली है बस। ओह माय गॉड, शादी के गिफ्ट में इतनी सस्ती सस्ती चीज कौन देता है? माफ करना जेठानी जी, मैं तो भूल गई थी कि आप गरीब घर से आई हैं। वेल, मैं चलती हूँ, ये सारी चीज मुझे अपने कमरे में जो सजानी है। हाँ जा ले जा, वैसे भी तुझे जो गिफ्ट मिले हैं कोई भी काम का नहीं है, सारे बस सजावट के हैं। सास की बात सुनकर नेहा अपने सारे गिफ्ट अपनी सास और नंद के सामने से अपने कमरे में ले जाती है और अपने कमरे को अपनी शादी के दिए गिफ्ट से सजा लेती है। तो वहीं पूजा सारा सामान अपनी सास को दे देती है। माँ जी, ये सारी घरेलू चीजें काम आएंगे, मैं अपने पास रखकर क्या ही करूंगी। मेरे काम की तो सिर्फ ये चूड़ी और पायल है, इसीलिए आप ही सब सामान रख लो। बहू, तू अपनी अमीर देवरानी के शादी के तोहफे को देखकर दुखी मत होना। भले ही तेरी देवरानी के गिफ्ट तेरी शादी के तोहफे से महंगे हैं, पर कीमती उसके गिफ्ट नहीं, तेरे गिफ्ट हैं। शांति की बातें सुनकर पूजा की सारी उदासी खत्म हो जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, भाभी आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और आपने अभी तक मैक्सी पहनी है, आज तो साड़ी पहन लेते। हाँ बहू, देख तेरी जेठानी ने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, ये साड़ी उसे उसकी शादी की गिफ्ट में मिली थी, तुझे भी तो ऐसे कपड़े मिले होंगे। माँ जी, गरीब लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता, इसलिए वो सस्ती चीज पकड़ा देते हैं, पर हम अमीर लोग महंगी चीज देते हैं। मुझे किसी ने भी शादी के गिफ्ट में इतनी सस्ती साड़ी नहीं दी, इनफैक्ट किसी ने मुझे साड़ी सूट दिया ही नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अमित के साथ जाकर अपने लिए कुछ महंगी साड़ी खरीद लूँ। नेहा की ये बातें सुनकर शांति और काजल चुप हो जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति की दोनों बहुओं से मिलने के लिए उसकी दूर की बहन ममता अपने पोते गोली के साथ आती है। बहू, तुम दोनों की मौसी सास आई हैं तुम दोनों को देखने के लिए। वो शादी में आ नहीं पाई थी ना, और हाँ वो थोड़े पुराने ख्यालात की हैं, तो इसलिए नीचे जब आओ तो अच्छे से तैयार होकर आना। डोंट वरी माँ जी, मैं हमेशा टिप टॉप बनकर ही रहती हूँ। आप ये बात जेठानी जी को बोलिए जो हमेशा सस्ते कपड़े पहनकर घूमती है। बहू, ये बात मैंने तुम दोनों को कही थी, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों समझ गई होगी। इतना बोलकर शांति नीचे अपनी बहन के पास जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद शांति की दोनों बहुएं तैयार होकर आती हैं और जब ममता नेहा के खाली हाथ देखती है तो वो टोक देती है। हाय हाय जिज्जी, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी छोटी बहू काफी अमीर है, पर ये क्या, अमीर बहू के हाथ खाली? शादी को भी 2 महीने भी नहीं हुए और इसने हाथ में चूड़ी पहननी ही बंद कर दी। अपनी जेठानी से कुछ सीख बहू, देख कितनी सुंदर लग रही है वो, उसके दोनों हाथ चूड़ियों से भरे हैं। मौसी जी, मेरे हाथ भी खाली होते हैं, वो तो ये चूड़ियां मुझे शादी के गिफ्ट में मिली थी, तो सोचा कि आज आप मिलने आ रही हैं तो कुछ अच्छी और नई चूड़ी पहन लूं, वरना मेरी सारी चूड़ियां तो खत्म होने को हैं अब। छोटी बहू, तुझे भी तो शादी के गिफ्ट में ऐसे सामान मिले होंगे ना? मैं चूड़ियां नहीं पहनती, इसलिए किसी ने मुझे शादी के गिफ्ट में चूड़ियां नहीं दी। मैं सिर्फ घड़ी पहनती हूँ और जो मैंने डाल रखी है। दादी दादी, क्या अब मैं घर में बॉल खेल लूं? ममता अपने पोते को कुछ बोल पाती उससे पहले ही गोलू बॉल के साथ घर में ही खेलने लगता है और वो बॉल इतनी तेज फेंकता है कि बॉल सीधा सीधा नेहा के कमरे में जाती है और उसका सबसे महंगा शो पीस बॉल लगने से जमीन पर गिरकर टूट जाता है। नहीं, मेरा इतना महंगा शो पीस नहीं टूट सकता। मेरे फ्रेंड ने ये शो पीस सिंगापुर से स्पेशल मुझे शादी के गिफ्ट में देने के लिए दिया था।
बहू, अपने दोस्त से इतना महंगा शोपीस लेने से अच्छा तो कुछ चूड़ियां ले लेती, उनके टूटने पर दुख भी नहीं होता और वो तेरे काम भी आती। तुझे जितना भी शादी में सामान मिला है वो सारे बेकार है। अपनी मौसी सास की ऐसी बातें सुनकर नेहा को बुरा लगता है और उसे अब एहसास होने लगता है कि उसकी जेठानी के सस्ते गिफ्ट के सामने उसके महंगे शादी के गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है। और इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन, बहू, हम सब आज बाहर जा रहे हैं, तू भी चलती तो अच्छा लगता। माँ जी, बाहर जाने का तो मेरा भी बहुत मन है, पर आप तो जानते हैं कुछ दिनों से अमित जी कितना लेट आ रहे हैं, इसलिए आप सब जाइए, मैं घर पर रहकर अपने लिए और अमित जी के लिए खाना बना लूंगी। ठीक है नेहा, अगर तुम बोलती हो तो हम सब चले जाते हैं, पर अपना और देवर जी का ख्याल रखना। इतना बोलकर पूरा परिवार वहां से चला जाता है। रात के 10 बज जाते हैं और जैसे ही अमित घर आता है, नेहा खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, पर उसी समय सिलेंडर खत्म हो जाता है। ये क्या मुसीबत है, इस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था, घर में तो एक्स्ट्रा सिलेंडर भी नहीं है, अब किस पर खाना बनाऊं? अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? भाभी को शादी के गिफ्ट में सिलेंडर मिला था, आज रात भाभी की शादी पर मिले गिफ्ट का ही यूज कर लेते हैं। वैसे जो भी कहो, भाभी को शादी में जितने भी गिफ्ट मिले हैं सारे काम के मिले हैं, बस तुम्हें ही कुछ भी ढंग का नहीं मिला। और अगर आज कोई तुम्हें ढंग का शादी में गिफ्ट मिला होता तो वो हमारे काम आता। चलो अब तुम अपनी गरीब जेठानी के सस्ते सामानों का इस्तेमाल करो, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अमित की बातें सुनकर उस दिन नेहा को बहुत बुरा लगता है और वह खाना बनाकर अगले ही दिन अपनी माँ को फोन करती है। माँ, क्या फायदा मेरे अमीर होने का जब मुझे शादी के गिफ्ट में एक भी सामान ढंग का नहीं मिला। इससे तो अच्छी मेरी गरीब जेठानी है, कम से कम उसे शादी के तोहफे में जो भी सामान मिला उसका इस्तेमाल तो हो रहा है। इस घर में मेरे सारे महंगे सामान तो रखे रखे खराब हो रहे हैं बस। इसीलिए आप मुझे मेरी एनिवर्सरी पर फिर से गिफ्ट देना, और इस बार जो भी गिफ्ट दो वो सारे काम के होने चाहिए। इतना बोलकर नेहा फोन रख देती है। देखते ही देखते शादी को 1 साल हो जाता है और इस बार नेहा को भी गिफ्ट में सारी काम की चीज मिलती है, जिसे देख नेहा बहुत खुश होती है और उन सभी सामानों को अपने ससुराल में यूज करती है।